Hello, Assalamu alaikum students. Welcome once again in our physics class, and I hope you all are good and fine. Now we are going to start our today's class, and our today's topic is टेंशन इन अ स्ट्रिंग. ऑलराइट, तो टेंशन इन अ स्ट्रिंग जो है हमारा आज का टॉपिक है, और आपको पता है हम चैप्टर नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं, विच इज़ मोशन एंड फोर्स. और मोशन एंड फोर्स का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेंशन इन अ स्ट्रिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ऑलराइट, तो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस टॉपिक, लेट रिवाइज प्रीवियस क्लास, बिकॉज एज यू नो गाइज दिस इज़ द बेस्ट वे टू स्टार्ट आवर न्यू क्लास. ऑलराइट, तो प्रीवियस क्लास के अंदर हमने जो है वो एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस किया, विच इज़ डिफरेंशिएट बिटवीन मास एंड वेट. मास और वेट को हमने मास और वेट के डिफरेंसेस, और मास और वेट को हमने डिस्कस किया, उनके डिफरेंसेस डिस्कस किए, ठीक है, और डिफरेंशिएट की फॉर्म में उनको पढ़ा. और मास और वेट के बाद हमने एक और टॉपिक जो कि फिज़िक्स का ही एक मशहूर टॉपिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, लॉज ऑफ मोशन. न्यूटन के लॉज एक आम रूटीन में डेली लाइफ में जिन्होंने फिज़िक्स अपनी लाइफ में पढ़ी होती है उनको लॉज ये ज़रूर याद हो या ना हो, पता होते हैं कि न्यूटन के कुछ लॉज हैं मोशन से रिलेटेड. ठीक है बेटे, तो लॉज हमने डिस्कस किए. तो मास और वेट के डिफरेंसेस में हमने मास और वेट के बारे में डिस्कस किया कि एक्चुअली मास और वेट डेली रूटीन में, डेली लाइफ में तो सेम यूज़ होते हैं, ठीक है, सेम मीनिंग में, लेकिन एक्चुअली मास क्या है, क्वांटिटी ऑफ अ मैटर, एंड वेट क्या है, द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर. ऑलराइट, तो दोनों में डिफरेंस आपने लास्ट क्लास में डिस्कस किया. उसके बाद जो है दोनों के सिंबल्स डिस्कस किए, मास को हम स्मॉल एम, वेट को हम स्मॉल डब्ल्यू, फिर दोनों के फार्मूलाज डिस्कस किए, और उसके बाद जो है उनके यूनिट्स जो है वो डिस्कस किए. फिर मास के बारे में बताया कि मास जो है वो फिक्स क्वांटिटी है, वेट बेसिकली वेरिएबल क्वांटिटी है. ठीक है, तो मास और वेट के डिफरेंसेस के बाद फिर हम आए थे न्यूटन्स के लॉज पे. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमने डिस्कस किया, और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं. इनर्शिया क्या होता है? स्टेट मेंटेनिंग प्रॉपर्टी, बॉडी को अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे मेंटेन रखने के लिए जो फोर्स या जो प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही होती है, जो उसको अपनी स्टेट पे रेजिस्ट करा रही होती है, वो प्रॉपर्टी बेसिकली क्या कहलाती है? इनर्शिया. तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में आपने डिस्कस किया कि व्हेन अ बॉडी इज एट रेस्ट इट विल रिमेन इन रेस्ट, ठीक है, और अ बॉडी इन मोशन ऑलवेज ट्राई टू कंटिन्यू इट्स मोशन अनटिल और अनलेस एनी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट. मीन्स अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो हमेशा रेस्ट में रहेगी, और अगर कोई बॉडी मोशन में तो कंटिन्यूसली मोशन में रहेगी जब तक उस पर कोई फोर्स अप्लाई ना हो जाए. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बाद हम आते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया. और सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हमने डिस्कस ये किया कि न्यूटन ने सेकंड लॉ ऑफ मोशन में दो कॉन्सेप्ट दिए. न्यूटन ने सेकंड लॉ ऑफ मोशन में दो कॉन्सेप्ट दिए. अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स first concept is when we apply an unbalanced force to a body some acceleration is produced in a direction of force. ठीक है, तो जब हम कोई भी फोर्स अप्लाई करेंगे किसी बॉडी पे तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी इन अ डायरेक्शन ऑफ फोर्स. फोर्स की डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी. ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट है. और सेकंड कॉन्सेप्ट में उसने दो रिलेशन बताए कि वो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है वो एक्सेलरेशन बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? अप्लाइड फोर्स के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किससे? मास ऑफ अ बॉडी से. ठीक है बेटे, तो बॉडी का मास ज़्यादा तो एक्सेलरेशन कम, मास कम और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी. हमने लास्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस कर लिया. और फोर्स और एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि भाई फोर्स ज़्यादा अप्लाई करेंगे बॉडी तेज़ मूव करेगी, एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, और फोर्स कम अप्लाई करेंगे वेलोसिटी में चेंज कम आएगा, एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगी. तो ये हमने न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के दोनों रिलेशन डिस्कस करने के बाद, दोनों कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के बाद एक फॉर्मूला ड्राइव किया था. अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स का एक फॉर्मूला हमने ड्राइव किया, F इज इक्वल्स टू ma. फोर्स किसके बराबर है? मास इंटू एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के. तो मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट बराबर है किसके? फोर्स के. ये हमने फॉर्मूला न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से ड्राइव किया था. उसके बाद थर्ड लॉ ऑफ मोशन बहुत ही सिंपल और इजीएस्ट लॉ, विच इज़ व्हेन वी अप्लाई सम फोर्स टू अ बॉडी, ठीक है, तो सम रिएक्टिव फोर्सेस प्रोड्यूस इन ऑपोजिट डायरेक्शन. ऑलराइट, तो हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, मतलब अगर कहीं फोर्स अप्लाई करें किसी एक डायरेक्शन में तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है उसके जो है रिएक्टिव फोर्स प्रोड्यूस होगी. मींस एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. ऑलराइट, तो हर एक्शन का क्या होता है? रिएक्शन होता है ऑपोजिट डायरेक्शन में. मतलब अगर आप कहीं फोर्स अप्लाई करें तो रिएक्टिव फोर्स जो है वहाँ पे उसके अगेंस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी. तो न्यूटन के तीनों लॉज डिस्कस करने के बाद अब हम जा रहे हैं स्टार्ट करने अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, विच इज़ टेंशन इन अ स्ट्रिंग. क्योंकि टेंशन इन अ स्ट्रिंग के अंदर आपने दो केसेस पढ़ने हैं, एक केस 1 और एक केस 2. पुली के दोनों केसेस हैं. केस 1 में दोनों बॉडीज़ वर्टिकली हैंग होती हैं, और इन केस 2 वन बॉडी इज़
हैंगिंग वर्टिकली एंड द अदर लाइज ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है बेटे, तो एक बॉडी वर्टिकली हैंग होगी और दूसरी बॉडी जो है कि सरफेस पे रखी हुई होगी। तो ये दोनों जो केसेस आपने पढ़ने हैं और ये सेक्शन सी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेक्शन सी में इन दोनों केसेस में से कोई एक केस पेपर में आ सकता है। ठीक है, तो सेक्शन सी में केस 1 और केस 2 से रिलेटेड केस 1 या केस 2 में से कोई एक केस आ जाएगा। तकरीबन 7 नंबर का ये सवाल पेपर में आ सकता है। ठीक है बेटे, तो आगे चलते हैं। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं टेंशन इन ए स्ट्रिंग। तो टेंशन इन ए स्ट्रिंग केसेस से स्टार्ट नहीं करेंगे, पहले टेंशन इन ए स्ट्रिंग ये टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे पहले हम टेंशन से कि एग्जैक्टली व्हाट टेंशन इज। ऑलराइट, तो टेंशन की अगर हम बात करें तो टेंशन क्या है? द फोर्स इन अ स्ट्रिंग। सिंपल एक लाइन में इसकी डेफिनेशन लिखिएगा सबसे पहले। द टेंशन क्या, सॉरी, द फोर्स इन अ स्ट्रिंग। टेंशन में लिखिएगा द फोर्स इन अ स्ट्रिंग, STRING, द फोर्स इन अ स्ट्रिंग इज कॉल्ड एज टेंशन। द फोर्स इन अ स्ट्रिंग इज कॉल्ड एज टेंशन। मीन्स किसी भी स्ट्रिंग, वायर, थ्रेड, ठीक है, के थ्रू कोई फोर्स अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो फोर्स बेसिकली क्या कहलाती है? टेंशन कहलाती है। ठीक है, मतलब कोई थ्रेड ले लें और उस थ्रेड को दोनों तरफ से पुल कर रहे हैं तो थ्रेड से आपके हैंड्स पे दो फोर्सेस एक्सपीरियंस हो रही हैं, फोर्स अप्लाई हो रही है थ्रू स्ट्रिंग, उनको स्ट्रेच करने से। ठीक है, तो इसकी एक एग्जांपल देखिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये थ्रेड है आपके पास, ठीक है, इस थ्रेड को आपने क्या करा, दोनों तरफ से पुल कर रहे हैं। जब दोनों तरफ से इसको क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, तो आप हैंड्स पे, मेरे हैंड्स पे जो है वो दोनों तरफ कुछ फोर्स अप्लाई हो रही है थ्रू स्ट्रिंग, तो वो फोर्स बेसिकली क्या कहलाती है? टेंशन कहलाती है। तो टेंशन हमने डिस्कस किया द फोर्स इन अ स्ट्रिंग, कि भाई कोई वायर, ठीक है, थ्रेड या आपके पास स्ट्रिंग या बेल्ट के थ्रू कोई फोर्स अप्लाई हो रही है तो वो फोर्स बेसिकली क्या कहलाती है बेटे? टेंशन कहलाती है। तो टेंशन की डेफिनेशन आपने लिख ली, द फोर्स इन अ स्ट्रिंग इज कॉल्ड एज टेंशन। उसके बाद जो है इसका सिंबल जो है वो देख लीजिएगा। द सिंबल ऑफ टेंशन इज कैपिटल T। टेंशन का सिंबल कैपिटल T है। Actually tension is also a type of force, so that's why the SI unit of this quantity is also Newton। तो टेंशन जो है वो बेसिकली क्या है? एक फोर्स की टाइप है, तो इसकी वजह से यहाँ पे इसका SI यूनिट जब हम बात करते हैं तो टेंशन का SI यूनिट, क्योंकि टेंशन है क्या? द फोर्स इन अ स्ट्रिंग, मतलब फोर्स ही है ना, थ्रू स्ट्रिंग जो अप्लाई हो रही है, तो वो उसका जो SI यूनिट होगा एक्चुअली, क्योंकि वो फोर्स है इस वजह से उसका SI यूनिट क्या होगा? न्यूटन होगा। ठीक है बेटे, तो टेंशन आपने डिस्कस कर लिया। अब टेंशन के बाद अब टेंशन इन स्ट्रिंग के अंदर जो दो केसेस हैं वो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उसके लिए आपको दो तीन चीज़ें पता होनी चाहिए कि भाई सबसे पहले हमने जो है वेट का फॉर्मूला पढ़ा कि वेट, मास और वेट के डिफरेंसेस में, कि वेट बराबर है किसके? mg के, W=mg। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला पड़ा F=ma। ठीक है, ये चीज़ें जो है पता होनी चाहिए। वेट जो है बॉडी के सेंटर से टूवर्ड्स डाउनवर्ड जो फोर्स एक्ट कर रही होती है, ठीक है, तो वो फोर्स क्या कहलाती है? वेट। ऑलराइट, और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो रिएक्टिव फोर्स होगी, ठीक है, तो वो बेसिकली रिएक्टिव फोर्स मींस रिएक्शन कहलाती है। और अगर वो किसी स्ट्रिंग के थ्रू अप्लाई हो रही होगी तो उसको टेंशन कहेंगे। ठीक है, वरना सिंपल रिएक्टिव फोर्स हम कहते हैं। ठीक है बेटे, तो केस 1 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पुली के दो केसेस हैं। तो केस 1 की अगर हम बात करें तो केस 1 में मैंने लिखा हुआ है व्हेन बोथ द बॉडीज मूव वर्टिकली। ठीक है बेटे, तो अगर कोई भी दो बॉडीज मूव कर रही होती हैं वर्टिकली तो इस केस को, ठीक है, केस 1 का नाम दिया जाता है। तो केस 1 अंडरस्टूड है कि व्हेन बोथ बॉडीज हैविंग वर्टिकली। ठीक है, तो हैंगिंग वर्टिकली, दोनों बॉडीज जो हैं वो वर्टिकली हैंग होंगी अगर जो है वो केस 1 की बात हो रही है। और केस 2 की बात करेंगे तो एक बॉडी वर्टिकली हैंग होती है एंड द अदर लाइज ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है, तो दूसरी जो है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखी हुई होती है। तो यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं केस 1 की। मैं फिर बताता चलो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तकरीबन 6 to 7 मार्क्स का पेपर में सेक्शन सी में आ सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे केस 1 में पहले समझें कि केस 1 है क्या। ठीक है, फिर हम इसको तरीके से डिस्कस करते हैं। केस 1 में बोल रहा है कि पुली का केस है। पुली क्या है? ठीक है, एक व्हील होता है जो जिसके ऊपर से कोई बेल्ट और स्ट्रिंग जो है पास हो रही होती है और वो हैवी वेट को, ठीक है, हैवी लोड को लिफ्ट करने के लिए यूज़ होता है। अगर आप लोग जो है वो एक्सरसाइज वगैरह करने जाते होंगे तो उसमें आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब हम
पुली, बैक पुली या फ्रंट पुली जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एक वायर जो है जा रहा होता है एक व्हील के ऊपर से, और दूसरी तरफ लोड जो है वो हैंग हुए वो होते हैं। तो वो जो एक्चुअली व्हील है जिसके ऊपर से एक वायर जो है वो पास हो रहा है, ठीक है, तो वो व्हील बेसिकली पुली है, ठीक है। तो वो उसका यूज़ क्या है, उसका यूजेज ये है कि उस व्हील के थ्रू हैवी लोड जो है वो क्या कर रहे होते हैं, लिफ्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं यहाँ पे पुली की, तो देखिएगा ये आपके पास एक पुली है जो कि हम यूज़ कर रहे हैं केस 1 के लिए। तो सिंगल पुली है जिसके अंदर एक व्हील है और वो रूफ से जो है बेसिकली कनेक्टेड है। इसके ऊपर से एक बेल्ट या अभी कह लें एक स्ट्रिंग जो है या एक थ्रेड जो है इसके ऊपर से पास हो रही है, ठीक है बेटे। तो एक स्ट्रिंग इस व्हील के ऊपर से पास हो रही है और दोनों तरफ जो है वो दो बॉडीज जो है वो वर्टिकली हैंग है, ठीक है। दोनों स्ट्रिंग के दोनों एंड से बॉडीज जो है वो अटैच है और दोनों जो है वर्टिकली हैंग है। ये आपके पास केस 1 है, ठीक है। तो ये एक पुली का व्हील है, रूफ से जो है वो कनेक्टेड है और इसके ऊपर से एक स्ट्रिंग बेसिकली पास हो रही है और वो स्ट्रिंग दोनों एंड से जो है बॉडी से क्या है, कनेक्टेड है। ऑलराइट, तो अब जो है इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि बॉडीज को लिफ्ट करना, ठीक है। अगर दोनों तरफ दो बॉडीज हैं तो अगर दोनों बॉडीज़ के मासेस सेम है तो पुली जो है बैलेंस होगी, मतलब दोनों बॉडीज़ के अगर मास सेम होंगे तो दोनों बॉडीज़ के मासेस एक लेवल पे आके जो है वो रुक जाएंगे। लेकिन अगर एक बॉडी का मास ज़्यादा और एक बॉडी का मास कम, तो जिसका मास ज़्यादा होगा बॉडी मूव करते हुए नीचे चली जाएगी, जिसका मास कम होगा वो बॉडी मूव करते हुए ऊपर चली जाएगी, ठीक है बेटे। तो सबसे पहले जो है वो केस नंबर 1, व्हेन बोथ द बॉडीज मूव वर्टिकली, ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पेपर में सबसे पहले इसका क्वेश्चन किस तरह से आता है, देखें। क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करें, पहले केस 1 की हेडिंग डालेंगे, फिर इसका क्वेश्चन किस तरह से पेपर में आता है वो क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करें, फिर इसकी डायग्राम बनाएंगे और उसके बाद फिर एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन में क्या मांगेगा एग्जामिनर, फिर वो रिलेशन जो है वो हम बेसिकली केस 1 के अकॉर्डिंग ड्राइव करने जाते हैं। एग्जामिनर जो है इस केस 1 के अंदर दो चीज़ें मांगता है, क्या कि भाई इस केस 1 के अकॉर्डिंग, जो पुली का केस 1 है जिसमें दो बॉडीज वर्टिकली हैंग है, तो इस केस 1 के अकॉर्डिंग दो चीज़ें फाइंड करें, वन इज एक्सेलरेशन एंड द अदर इज टेंशन, ठीक है। तो टेंशन और एक्सेलरेशन दो चीज़ें आपको जो है वो केस 1 के अकॉर्डिंग फाइंड करनी होती हैं और ये पूरी एक बड़ी सी आपके पास जो है वो डेरिवेशन है फॉर जो है वो सेक्शन सी के लिए। तो केस पेपर में किस तरह से पूछी जा सकती है ये डेरिवेशन, पेपर में किस तरह से इसका क्वेश्चन आ सकता है, जल्दी से लिखना स्टार्ट करें। ड्राइव द रिलेशन लिखना स्टार्ट करें क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन लिखेंगे फिर डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डायग्राम पहले से मैंने बना दी ताकि टाइम हमारा बच जाए, ठीक है। और जो है वो क्वेश्चन लिख लीजिएगा। अच्छा, क्वेश्चन जो है वो मैं लिखवा रहा हूँ, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, तो लिखना स्टार्ट करें। और अगर कहीं बीच में मिस हो जाए तो जब आपको लेक्चर्स मिलें तो वीडियो को रिवाइंड करके आप जो है वो लेक्चर जो है वो दोबारा सुन के क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिएगा, अगर जो है वो कहीं आपका क्वेश्चन जो है वो छूट जाता है, क्योंकि क्वेश्चन लेंथी क्वेश्चन है। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे इसकी बड़ी एक्सप्लेनेशन है, ताकि जो है अगर कहीं से मिस हो जाएगी आपकी, ठीक है, अगर कहीं पीछे रह जाए नहीं लिख पाए तो जो है वो जब लेक्चर्स आप लोगों को मिले तो वीडियो रिवाइंड करके आप लोग जो है वो क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन किस तरह से पेपर में आता है लिखना स्टार्ट करें। ड्राइव द रिलेशन ऑफ एन एक्सेलरेशन, ड्राइव द रिलेशन ऑफ एन एक्सेलरेशन एंड टेंशन, ड्राइव द रिलेशन ऑफ एन एक्सेलरेशन एंड टेंशन, ड्राइव द रिलेशन ऑफ एन एक्सेलरेशन एंड टेंशन if two bodies of unequal masses, if two bodies of unequal masses, if two bodies of unequal masses connected through an inextensible string, connected through an inextensible string, connected through an inextensible string, connected through an inextensible string which passes over a frictionless pulley, 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 full stop, in such a way both are hanging vertically, 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 फुल स्टॉप, ठीक है बेटे। तो ये आपके पास पेपर में इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं जो आप लोगों ने लिखा कि ड्राइव द रिलेशन ऑफ एन एक्सेलरेशन एंड टेंशन, कि एक्सेलरेशन और टेंशन को का रिलेशन बेसिकली ड्राइव करें। इफ़
टू बॉडीज ऑफ अनइक्वल मासेज, जिसमें जो है वो दो बॉडीज़ हैं, अनइक्वल मासेज हैं, इक्वल मासेज नहीं है। अनइक्वल का मतलब एक का मास ज़्यादा होगा, एक का मास कम, अनइक्वल मासेज हैं। If two bodies of unequal masses connected through an inextensible string, connected through an inextensible string, वो दोनों bodies connected हैं string से। कौन सी string है? inextensible string, मतलब वो string जिसके अंदर elasticity ना हो, ठीक है। आपने देखा होगा strings कुछ ऐसी होती हैं जिस पे फोर्स लगाते हैं, पुल करते हैं तो वो string मूव करते हुए आगे चली जाती है, मतलब उसके अंदर जो है वो एक्सटेंशन होती है, उसके अंदर जो है वो इलास्टिसिटी होती है, तो वो स्ट्रेच हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं अनस्ट्रेचेबल स्ट्रिंग जो है वो क्या कहलाती है? इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, ठीक है। तो जो स्ट्रिंग स्ट्रेच नहीं हो सकती। तो दो बॉडीज़ हैं अनइक्वल मासेस, दोनों जो हैं वो इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं और पुली से, फ्रिक्शनलेस पुली से पास हो रही है, ठीक है। टू बॉडीज ऑफ अनइक्वल मासेस कनेक्टेड थ्रू एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग विच पासेस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। ये दोनों बॉडी जो स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, किसके ऊपर से पास हो रही है? एक पुली, एक व्हील है, और ये व्हील सपोज कर लिया हमने पहले ही क्वेश्चन में बोल दिया कि फ्रिक्शनलेस पुली है, ठीक है। यहाँ पे फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी, लेकिन हमने एज्यूम करना है फ्रिक्शनलेस पुली है, ठीक है। तो आगे क्या कह रहे हैं? इन सच अ वे बोथ आर हैंगिंग वर्टिकली, और दोनों जो हैं वो वर्टिकली हैंग है। ये पेपर में इस तरह से केस 1 आता है। तो पेपर में केस 1 लिखा हुआ नहीं है, केस 1 पेपर में क्वेश्चन आएगा एक्चुअली कि राइट द रिलेशन ऑफ एन एक्सेलरेशन एंड टेंशन if two bodies and equal masses connected through an inextensible string which passes over a frictionless pulley in such a way both are hanging vertically। जब ये क्वेश्चन आ जाएगा तो आपने जो है वो इसके अंदर ये पूरी डेरिवेशन करनी होगी, पहले बनाएंगे डायग्राम। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब हम बना रहे हैं डायग्राम और एक्सेलरेशन और टेंशन का रिलेशन ड्राइव करने जा रहे हैं। तो अब डायग्राम ज़रा देखिएगा। तो डायग्राम वैसे तो मैंने थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दी है, अब जब आप लोगों ने क्वेश्चन लिख लिया तो अब आप लोग बनाएंगे डायग्राम। तो डायग्राम में आपके पास ज़रा देखिएगा कि एक व्हील है, ठीक है, और जो है वो बेल्ट के थ्रू या आप ये कह सकते हैं रॉड के थ्रू रूफ से जो है वो कनेक्टेड है, ठीक है। रूफ से जो है वो कनेक्टेड है एक व्हील। इसके ऊपर से एक स्ट्रिंग जो है वो पास हो रही है और वो इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, और दोनों एंड पे जो है बॉडी जो है वो उससे अटैच्ड है, ठीक है। दो बॉडीज़ जो है वो उस स्ट्रिंग से अटैच हैं और दोनों बॉडीज़ जो हैं वो वर्टिकली हैंग है। और अनइक्वल मासेस की वजह से एक बॉडी का मास ज़्यादा होगा, एक बॉडी का कम। तो जिसका मास ज़्यादा होगा बॉडी मूव करते हुए, क्योंकि व्हील है ना बेटे, ठीक है, और यहाँ पे फ्रिक्शनलेस पुली है, तो कोई फ्रिक्शन हमने सपोज कर लिया, एज्यूम कर लिया कि कोई फ्रिक्शन यहाँ पे प्रोड्यूस होगी नहीं, तो इसकी वजह से बॉडी की मूवमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस वजह से जिसका मास ज़्यादा होगा बॉडी मूव करते हुए नीचे चली जाएगी। तो आपने दो बॉडीज़ यहाँ पे बना ली, ठीक है, और दोनों जो हैं वो स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से पास हो रही हैं। एक को बॉडी ए और एक को बॉडी बी का नाम ले लिया, एक को बॉडी ए और एक को बॉडी बी का नाम दे दिया, ठीक है। आप अपनी मर्जी से जो है वो दे सकते हैं, इसको बॉडी ए का नाम दे दें, इसको बॉडी बी का नाम दे दें, नाम देना ज़रूरी है, बॉडी ए और बॉडी बी, ठीक है। तो अब बॉडी ए इसको कह सकते हैं, बॉडी बी इसको कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि बुक में जो है, बुक के अकॉर्डिंग हम जो है वो फॉलो करते हैं सारी चीज़ें, तो बुक में इसको बॉडी ए का नाम दिया हुआ था, इसको बॉडी बी का, तो आप लोग भी इसको दे दें, ठीक है। अगर आप चाहते हैं ये बॉडी बी ए बना दें, इसको बॉडी बी बना दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है बेटे। चलें, तो अब देखिएगा एक बॉडी जिसका मास ज़्यादा है, आपको नज़र भी आ रहा है कि बॉडी ये थोड़ी सी बड़ी है, इसका मास ज़्यादा है, ठीक है, और बॉडी बी छोटी सी बनी हुई है थोड़ी सी एज़ कम्पेयर टू बॉडी ए, तो बॉडी बी का मास कम है। तो इन दिस केस कि बॉडी ए का मास अगर ज़्यादा है तो बॉडी ए मूव करते हैं, आप देख सकते हैं कहाँ जा रही है, डाउनवर्ड जा रही है। जब बॉडी ए मूव करते हुए डाउनवर्ड जाएगी तो बेटे दोनों एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड है ना, तो जब एक बॉडी मूव करते हुए डाउनवर्ड जाएगी, दूसरी तरफ फोर्स लगेगी, तो बॉडी बी मूव करते हुए अपवर्ड जाएगी। तो बॉडी ए इस केस में मूव करते हुए नीचे जा रही है डाउनवर्ड, और बॉडी बी मूव करते हुए अपवर्ड जा रही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि बॉडी ए का मास जो है वो ज़्यादा है। अब बाकी चीज़ें देखिएगा कि बॉडी ए बॉडी बी मूवमेंट, बॉडी ए और बॉडी की मूवमेंट के अकॉर्डिंग कि बॉडी ए मूव करते हुए डाउनवर्ड जा रही है, बॉडी बी मूव करते हुए अपवर्ड जा रही है। तो बेटे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि बॉडी के सेंटर से टूवर्ड्स डाउनवर्ड जो फोर्स एक्ट कर रही होती है वो फोर्स क्या कहलाती है? वेट, बॉडी का वेट, ठीक है। तो बॉडीज़ के सेंटर से टूवर्ड्स डाउनवर्ड जो फोर्स एक्ट कर रही होती है वो फोर्स क्या कहलाती है? वेट। अब यहाँ पे बॉडी ए के सेंटर से टूवर्ड्स डाउनवर्ड जो फोर्स एक्ट करेगी बॉडी ए का वेट है, और बॉडी बी के सेंटर से टूवर्ड्स डाउनवर्ड जो फोर्स एक्ट कर रही होगी, ठीक है, वो फोर्स क्या कहलाती है? वेट, वो बॉडी बी का वेट है। तो हर बॉडीज़ के सेंटर पे, ठीक है, जो फोर्स अप्लाई हो रही होती है, ठीक है, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है, तो वो फोर्स क्या कहलाती है बेटे? वेट कहलाती है। और जो है अगर बॉडी ए पे फोर्स अप्लाई होगी तो बॉडी ए पे जो फोर्स अप्लाई होगी बॉडी ए का वेट, और बॉडी बी पे जो फोर्स अप्लाई होगी और वो बॉडी बी का वेट होगा। तो ये बॉडी ए है, इस वजह से इसके वेट को यहाँ पे आपने हम नाम देते थे इसको W1, और ये बॉडी बी का वेट है, इसको यहाँ पे नाम देते थे बॉडी
बी का वेट है तो उसको यहाँ पे हमने नाम दे दिया W2। और यहाँ पे बॉडी ए है तो इसका कुछ ना कुछ मास होगा, तो इस वजह से बॉडी ए के जो मास को हम यहाँ पे नाम दे देते हैं, बॉडी ए के मास को नाम दे देते हैं M1, और बॉडी बी का जो मास होगा उसको हम यहाँ पे नाम दे देंगे M2। तो अंडरस्टूड है, बॉडी ए का मास ज़्यादा है, लग भी रहा है कि यहाँ पे बॉडी बड़ी है, ठीक है, और बॉडी बी का मास जो है वो लग रहा है कि बॉडी बी जो है वो छोटी है, तो इसका मतलब बॉडी बी का मास जो है वो कम होगा, ठीक है। लेकिन हमने बॉडी ए के वेट को W1, तो बॉडी ए के जो मास है उसको हमने यहाँ पे M1 का नाम दे दिया। इसी तरह बॉडी बी है, उसके वेट को आपने यहाँ पे W2, तो उसके मास को आपने यहाँ पे M2 का नाम दे दिया। अब जब बॉडी के सेंटर से टुवर्ड्स डाउनवर्ड जो फोर्स एक्ट करेगी, तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो बॉडी के सेंटर से टुवर्ड्स डाउनवर्ड जो फोर्स एक्ट कर रही है, बॉडी ए का वेट है, तो इस एक्शन का रिएक्शन मतलब कुछ ना कुछ रिएक्टिव फोर्स होगी, और क्योंकि स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो स्ट्रिंग पे कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई होगी। वो फोर्स जो रिएक्टिव फोर्स होगी जो स्ट्रिंग पे अप्लाई होगी वो बेसिकली क्या है, टेंशन। वो क्या है बेटे यहाँ पे, टेंशन। इसी तरह बॉडी बी के सेंटर से टुवर्ड्स डाउनवर्ड जो फोर्स एक्ट करी है, बॉडी बी का वेट है जिसको आपने W2 का नाम दिया, तो इसकी भी जो रिएक्टिव फोर्स यहाँ पे प्रोड्यूस होगी थ्रू स्ट्रिंग वो क्या कहलाएगी बेटा, टेंशन, और उसको यहाँ पे आपने T का नाम दे दिया। यहाँ पे T1 और T2 को यहाँ पे कंसिडर नहीं करना, क्योंकि टेंशन का तो रिलेशन आपने बेसिकली ड्राइव करना है और एक ही स्ट्रिंग है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस वजह से सिर्फ T को ही रहने देंगे। जब यहाँ पे इस बॉडी ए को कंसिडर करेंगे, क्योंकि एक वक्त में एक बॉडी को कंसिडर करेंगे, जब बॉडी ए को कंसिडर करेंगे तो यहाँ पर जो है वो बॉडी ए की कैलकुलेशन के साथ ये टेंशन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो बॉडी बी की कैलकुलेशन के साथ यहाँ पे टेंशन यूज़ करेंगे, तो इस वजह से T1 और T2 का नाम नहीं देना, क्योंकि एक्चुअली टेंशन का रिलेशन कैलकुलेट करना है और ये एक ही स्ट्रिंग है, सो इस वजह से अलग अलग टेंशन को यहाँ पे आप नाम नहीं दे सकते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो बॉडीज़ ही अलग हैं। इस वजह से आपने इनको बॉडी ए, बॉडी बी, W1, W2, ठीक है, नाम दे दिया। M1 और M2 का यहाँ पे आपने इसको इनके मासेस को नाम दे दिया। इसी तरह जब आपने यहाँ पे जो है वो सारी डायग्राम्स के अंदर जो वेरिएबल्स यूज़ कर लिए, डायग्राम यहाँ तक आके आपकी कंप्लीट हो गई, तो अब आप डायग्राम को एक्सप्लेन करने जाना है। और आपको पता है कि डेरिवेशन कोई भी, हम जब कोई भी रिलेशन ड्राइव करते हैं, ठीक है, कोई भी डेरिवेशन करने जाते हैं तो सबसे पहले हम बनाते हैं डायग्राम। डायग्राम हमने बना ली है, उसके बाद उस डायग्राम को अपनी वर्डिंग में करते हैं एक्सप्लेन। तो अब हम इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, तो एक्सप्लेनेशन की हेडिंग डालनी है और एक्सप्लेनेशन लिखना स्टार्ट करें। एक्सप्लेनेशन की हेडिंग डालें और एक्सप्लेनेशन लिखना स्टार्ट करें। बस डायग्राम को अपनी वर्डिंग में आपने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन की हेडिंग डालें, जल्दी से एक्सप्लेनेशन लिखना स्टार्ट करें। उसके बाद हम डेरिवेशन की तरफ जाएंगे और बीच में कोई चीज़ें अगर जो है साथ साथ आती रहेंगी तो मैं आप लोगों को बताता रहूँगा, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन लिख लीजिएगा। कंसीडर टू बॉडीज़ A एंड B। डायग्राम को देखते रहना है और एक्सप्लेनेशन लिखते रहना है, ठीक है। कंसीडर टू बॉडीज़ A एंड B, कैपिटल A कैपिटल B। कंसीडर टू बॉडीज़ A एंड B having different masses M1 and M2 स्मॉल में, ठीक है। कंसीडर टू बॉडीज़ A and B having different masses M1 and M2 are connected through an inextensible string, which passes over a frictionless pulley in such a way both are hanging vertically, फुल स्टॉप। यहाँ तक आके तो आपको लग रहा हो कि कुछ सिमिलर क्वेश्चंस जैसी वर्डिंग है, ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि डायग्राम को एक्सप्लेन करना है तो सिंपलेस्ट और ईजीएस्ट जो है वो हम वर्डिंग यूज़ करेंगे। फुल स्टॉप के बाद जो है वो आगे लिखने स्टार्ट करें। अकॉर्डिंग टू द डायग्राम the weight of body A is W1. According to the diagram, the weight of body A is W1 and the weight of body B is W2. According to the diagram, the weight of body A is W1 and the weight of body B is W2. स्मॉल में दोनों W1 and W2, ठीक है।
and the tension in a string is considered as T, and the tension in a string is considered as T, capital T, and the tension in a string is considered as T, capital T, full stop. यहाँ तक आके जो है वो केस वन की एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गई। अब हम केस वन की जो है वो डेरिवेशन की तरफ जा रहे हैं और दो रिलेशन ड्राइव करने जा रहे हैं, एक्सेलरेशन और टेंशन। क्वेश्चन की जो पहली वर्डिंग है, पहला सेंटेंस, पहली लाइन ज़रा देखें। क्वेश्चन जो लिखा था कि ड्राइव द रिलेशन ऑफ एन एक्सेलरेशन एंड टेंशन, कि आपने क्या करना है, इस केस वन से एक्सेलरेशन और टेंशन के रिलेशन जो है वो बेसिकली ड्राइव करने। तो आइए चलते हैं ड्राइव करने। हैंड डाल दिएगा डेरिवेशन की, ठीक है बेटे। चलिए, तो डेरिवेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो डेरिवेशन में आप देखें, आपके पास ये जो केस है इसके अंदर दो बॉडीज़ हैं, बॉडी ए और बॉडी बी। तो आपने करना क्या कि पहले बॉडी ए को कंसिडर करना है और बॉडी ए को कंसिडर करने के बाद बॉडी ए से एक इक्वेशन बना लेंगे, ठीक है। फिर बॉडी बी को कंसिडर करना है, बॉडी बी को कंसिडर करके बॉडी बी से एक इक्वेशन बना लेंगे। दो इक्वेशन हमने पहले स्टेप में डेरिवेशन में दो इक्वेशंस बनानी है कि पहले आपने बॉडी को कंसिडर किया, उससे एक इक्वेशन बना ली, फिर बॉडी बी को कंसिडर किया, उससे एक इक्वेशन बना ली। जब दो इक्वेशंस आपके पास आ जाएंगी तो आपने क्या करना होगा कि उन दोनों इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करके पहले एक्सेलरेशन का रिलेशन ड्राइव करेंगे और उसके बाद जो है वो टेंशन का रिलेशन ड्राइव करेंगे, ठीक है बेटे। तो डेरिवेशन हम स्टार्ट करेंगे और डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, बॉडी ए को कंसिडर करते हैं, कंसीडर बॉडी ए। बॉडी ए को हम कंसिडर कर रहे हैं। तो बॉडी ए ज़रा देखिएगा, आपके पास यहाँ पर है। तो बॉडी ए में यहाँ पे बॉडी ए मूव करते हुए कहाँ जा रही है, नीचे जा रही है, डाउनवर्ड, ठीक है। तो बॉडी ए डाउनवर्ड जा रही है, क्यों जा रही है, बॉडी ए का मास ज़्यादा है, तो बॉडी ए जो है मूव करते हुए डाउनवर्ड जा रही है। तो बॉडी ए पे कुछ फोर्सेस लग रही हैं, बिल्कुल। कौन कौन सी फोर्स लग रही है, एक तो बॉडी के सेंटर से टूवर्ड्स डाउनवर्ड फोर्स लग रही है, वो बॉडी का वेट है, बॉडी ए का वेट हो गया, वो क्या है आपके पास W1। और वेट की रिएक्टिव फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रही है, वो क्या है, टेंशन। मतलब जब बॉडी ए मूव करते हुए नीचे जा रही है तो इसके सेंटर से टूवर्ड्स डाउनवर्ड जो फोर्स एक्ट कर रही है वो क्या है, बॉडी ए का वेट W1, और उससे जो रिएक्टिव फोर्स यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, बॉडी एक्शन का क्या जो रिएक्शन है, मतलब इस फोर्स की जो रिएक्टिव फोर्स है वो फोर्स यहाँ पे क्या, टेंशन। तो इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि इस बॉडी पे दो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं और आप देख सकते हैं दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, ठीक है। एक मूव करते हुए यहाँ पे जा रही है, दूसरी जो है वो उसकी डायरेक्शन कहाँ है, इस तरह से अपवर्ड है। तो रिएक्टिव फोर्स है, ठीक है, वेट की रिएक्टिव फोर्स है। तो जब ऑपोजिट डायरेक्शनल फोर्सेज हों, ठीक है, किसी बॉडी पे ऑपोजिट डायरेक्शनल फोर्सेज हों, तो बेटे आपको याद होगा इस चैप्टर का जो पहला लेक्चर था उसी के अंदर हमने नेट फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स का टॉपिक पढ़ा। उसके अंदर हमने डिस्कस किया कि अगर ऑपोजिट डायरेक्शनल फोर्सेज होंगी तो उसके लिए जो हम नेट फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो क्या है, बिगर फोर्स माइनस स्मॉलर फोर्स। वो कौन सा फॉर्मूला है, बिगर फोर्स माइनस स्मॉलर फोर्स। तो इसका मतलब इस बॉडी पे दो फोर्सेज अप्लाई हो रही हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि नेट फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करनी है कि अगर बॉडी ए मूव करते हुए नीचे जा रही है तो उसकी रिजल्टेंट और नेट फोर्स क्या है। मैंने आपको बताया था नेट फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स के बारे में कि जब बॉडी का मोशन हो रहा होता है, बॉडी मूव कर रही होती है, तो उसकी जो आपके पास कह लें कि नेट फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स होती है, ठीक है, वो फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, बिगर फोर्स माइनस स्मॉलर फोर्स, ठीक है। तो बिगर फोर्स माइनस स्मॉलर फोर्स मतलब आपको इसके लिए दो फोर्सेज होंगी, तो बड़ी फोर्स कौन सी, छोटी फोर्स कौन सी, आपको पता होनी चाहिए। बिगर फोर्स और स्मॉलर फोर्स, यहाँ पे वैल्यूज़ तो है नहीं कि भाई ये फोर्स जो है वो आपके पास 50 न्यूटन की या 25 न्यूटन की है, ठीक है, वैल्यूज़ तो नहीं है। अब आपको कैसे पता चलेगा कौन सी बड़ी फोर्स है कौन सी छोटी फोर्स है, पहले तो फोर्सेस पता लग गई, एक वेट है और एक टेंशन। कौन सी बिगर है कौन सी स्मॉलर है, उसके लिए आपने देखा कि बॉडी ए की डायरेक्शन क्या है, बॉडी ए किस तरफ मूव कर रही है, बॉडी ए मूव कर रही है डाउनवर्ड। जब बॉडी ए मूव कर रही है डाउनवर्ड, इट मीन्स दैट वेट इज अ बिगर फोर्स, ठीक है बेटे। जब बॉडी ए मूव कर रही है नीचे डाउनवर्ड, तो इसका मतलब वेट ज़्यादा है, जब भी तो बॉडी मूव कर रही है। अगर टेंशन ज़्यादा होती है, रिएक्टिव फोर्स ज़्यादा होती है, इसका मतलब बॉडी ए वेट से अगर ये टेंशन ज़्यादा होती तो इसका मतलब बॉडी ए मूव करते हुए ऊपर चली जाती। जैसे यहाँ पे बॉडी बी में कि भाई यहाँ पे बॉडी ए के सेंटर से टुवर्ड्स डाउनवर्ड जो फोर्स एक्ट करी है बॉडी बी का वेट है, लेकिन यहाँ पे जो रिएक्टिव फोर्स है वो रिएक्टिव फोर्स क्या, टेंशन।
जो स्ट्रिंग पे अप्लाई हो रही है जो रिएक्शन है वो क्या है, रिएक्टिव फोर्स टेंशन। तो यहाँ पे जब बॉडी बी मूव करते ऊपर जा रही है, इसका मतलब क्या है कि वेट कम है, टेंशन ज़्यादा है। टेंशन ज़्यादा है, स्ट्रिंग पे ज़्यादा फोर्स, टेंशन ज़्यादा लग रही है, तो इस वजह से बॉडी बी मूव करते हुए ऊपर जा रही है। अगर वेट ज़्यादा होता तो बॉडी बी मूव करते हुए नीचे जाती। तो इसका मतलब यहाँ पे कि आपने एक तो नेट फोर्स कैलकुलेट करनी होगी, नेट फोर्स का रिलेशन पढ़ना होगा। इस वजह से हमने पहले ही नेट फोर्स का फॉर्मूला पढ़ लिया, बिगर फोर्स माइनस स्मॉलर फोर्स, ठीक है। यहाँ पे अप्लाई हो रहा है तो आपने देखा कि भाई जिस डायरेक्शन में जो बॉडी मूव कर रही है वो फोर्स ज़्यादा होती है, बॉडी जो है वो मूव कर रही है डाउनवर्ड, तो इसका मतलब वेट ज़्यादा है और टेंशन यहाँ पे कम। तो बॉडी ए के अकॉर्डिंग आपने नेट फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला यूज़ किया, बिगर फोर्स माइनस स्मॉलर फोर्स। बड़ी फोर्स यहाँ पे वेट है और स्मॉलर फोर्स टेंशन, तो आपने उससे जो है वो एक रिलेशन बना लिया, बिगर फोर्स माइनस स्मॉलर फोर्स इक्वल्स टू नेट फोर्स, ठीक है। आपने इसके लिए एक इक्वेशन आपने इससे बना ली कि बिगर फोर्स माइनस स्मॉलर फोर्स, बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, नेट फोर्स आ जाएगी, ठीक है। बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स को माइनस किया तो बड़ी फोर्स क्या आपकी W1 और स्मॉलर फोर्स क्या, टेंशन। W1 माइनस टेंशन इज इक्वल टू नेट फोर्स। बॉडी ए की नेट फोर्स है, तो बॉडी ए में आपने जैसे मास को M1, वेट को W1, तो बॉडी ए की नेट फोर्स है, तो बेटे इस वजह से यहाँ पे इसको F1 का नाम दे देंगे, ठीक है बेटे। आपने इसको F1 का नाम दे दिया, फिर उसके बाद आपको जो है कुछ रिलेशंस पता होने चाहिए, पहले जो है प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए क्या, कि भाई W बराबर है mg के, वेट बराबर होता है किसके, mg के, ठीक है। अगर वेट बराबर है mg के तो बेटे W बराबर है mg के, तो W1 किसके बराबर होगा, m1g के। W1 किसके बराबर होगा, m1g के, ठीक है। इसी तरह अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F बराबर है ma के। F किसके बराबर है, ma। अगर F बराबर है ma के तो F1 किसके बराबर होगा, m1a के। यहाँ पे a1 का क्यों नहीं नाम दिया, ठीक है, इस F1 इक्वल्स टू m1a, a1 का क्यों नहीं नाम दिया, क्योंकि एक्सलेशन का भी रिलेशन चाहिए, इस वजह से उसको 1-2 में नहीं हम यहाँ पे नाम दे सकते, इस जिस तरह से टेंशन को यहाँ पे 1-2 का नाम नहीं दिया। तो अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं, W1 की जगह W1 की वैल्यू m1g, ठीक है बेटे, टेंशन T एज इट इज, और F1 की जगह F1 की वैल्यू m1a। यहाँ तक आगे आपने बॉडी A को सॉल्व किया और बॉडी A से फर्स्ट इक्वेशन बना ली, इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक है बेटे। तो बॉडी A को आपने यूज़ किया, पहले कंसिडर किया, और बॉडी A से आपने फर्स्ट इक्वेशन बना ली, इसको आपने क्या नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 1 का। अब बॉडी B को कंसिडर करेंगे और बॉडी B से एक इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। बॉडी B को कंसिडर करने जा रहे हैं तो यहाँ पे वर्डिंग लिख लेंगे, कंसिडर बॉडी B। जब बॉडी B को कंसिडर करने जा रहे हैं तो बॉडी B के अकॉर्डिंग जो है वो इक्वेशन बनाएंगे। तो बॉडी B के अकॉर्डिंग भी वही इक्वेशन कि भाई दो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, एक वेट है एक टेंशन। कौन सी फोर्स ज़्यादा है, क्योंकि बॉडी B मूव करते हुए ऊपर जा रही है, अपवर्ड मोशन हो रहा था, इसका मतलब टेंशन ज़्यादा है, यहाँ पे वेट कम है। तो बिगर फोर्स टेंशन, स्मॉलर फोर्स वेट, अकॉर्डिंग टू द नेट फोर्स, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ नेट फोर्स, बिगर फोर्स माइनस स्मॉलर फोर्स इक्वल्स टू नेट फोर्स। तो बिगर फोर्स क्या, टेंशन, यहाँ पे क्या करेंगे, बिगर फोर्स टेंशन, टेंशन में से वेट को माइनस करेंगे तो नेट फोर्स आएगी, ठीक है बेटे। बिगर फोर्स टेंशन है और स्मॉलर फोर्स यहाँ पे वेट है, क्योंकि बॉडी मूव करते ऊपर जा रही है, टेंशन ज़्यादा है जब भी तो बॉडी मूव करते ऊपर जा रही है, वेट कम है, और टेंशन माइनस वेट इक्वल्स टू नेट फोर्स। और बॉडी B की नेट फोर्स है, बॉडी B की नेट फोर्स है, तो बॉडी B का मास m2, वेट W2, तो बॉडी B की फोर्स क्या हो जाएगी बेटे, बॉडी B की नेट फोर्स F2, ठीक है। जिस तरह से आपने लिखा W बराबर है mg के, W1 बराबर है m1g के, तो बेटे W2 किसके बराबर होगा, m2g के। इसी तरह अगर F बराबर है ma के, F1 बराबर है m1a के, तो F2 बेटे किसके बराबर होगा, m2a। ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे, इससे भी एक इक्वेशन आ जाएगी आपके पास।
टी बेटे एज इट इज़ रहेगा, टेंशन माइनस W2 की जगह W2 की वैल्यू, M2 जी, F2 की जगह F2 की वैल्यू, M2A, और यहाँ तक आके आपने एक और इक्वेशन बना ली, और इस इक्वेशन को क्योंकि बॉडी B से बनाई है क्या नाम दे देंगे, इक्वेशन नंबर 2 का। आपने इसको इक्वेशन नंबर 2 का यहाँ पे नाम दे दिया। अब बॉडी A से एक इक्वेशन बनाई इक्वेशन 1, बॉडी B से एक इक्वेशन बनाई इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को आपस में बस सॉल्व करना है। यहाँ तक समझ लें आपका 50% काम जो है वो हो गया। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, और दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आपने फर्स्ट एक्सेलरेशन का रिलेशन ड्राइव करना है, और सेकंड जो है वो आपने टेंशन का रिलेशन जो है वो ड्राइव करना है। तो एक्सेलरेशन का रिलेशन कैसे ड्राइव करते हैं, आइए ज़रा देखते हैं कि इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करना है और एक्सेलरेशन का रिलेशन जो है वो आपने ड्राइव करना है। तो एक्सेलरेशन का रिलेशन बेटे ड्राइव करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे फॉर एक्सेलरेशन इक्वेशन। ठीक है बेटे, एक्सेलरेशन का रिलेशन ड्राइव करने जा रहे हैं। इन दोनों इक्वेशन को यूज़ करना है, एक्सेलरेशन का रिलेशन आएगा। इन्हीं दोनों इक्वेशंस को यूज़ करना है, टेंशन का रिलेशन आएगा। जब इन्हीं दोनों इक्वेशंस को यूज़ करके एक्सेलरेशन का रिलेशन फाइंड करने जा रहे हैं, तो इन दोनों को कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड करा देंगे। ठीक है बेटे, इन दोनों इक्वेशंस को क्या करा देंगे, ऐड करा देंगे। तो यहाँ पे वर्डिंग लिख देंगे बाय एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 इन दोनों को ऐड कराने जा रहे हैं। अब ऐड कराना है इक्वेशंस को, तो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ मैथमेटिक्स हम हॉरिजॉन्टल भी ऐड करा सकते हैं, वर्टिकली भी ऐड करा सकते हैं। तो इन दोनों इक्वेशन को हम सिंपल हॉरिजॉन्टली ऐड करा दें। हॉरिजॉन्टली ऐड किस तरह से कराएंगे, हॉरिजॉन्टल मेथड क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में आपस में ऐड कराएंगे। ज़रा देखिएगा, जब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन नंबर 2 की लेफ्ट हैंड साइड आपस में ऐड होंगी, और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से में ऐड करेंगे। तो जब लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड कराने जा रहे हैं, तो इक्वेशन नंबर 1 की पहले आपने लिखी लेफ्ट हैंड साइड m1 जी माइनस टी। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड लिखी। इसमें क्या करना है, आपने ऐड कराना है। किसको ऐड कराना है, इक्वेशन नंबर 2 की लेफ्ट हैंड साइड। इक्वेशन नंबर 2 की लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी टी माइनस m2 जी। ठीक है बेटे, तो आपने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड को मैंने लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करा दिया, फिर इक्वल्स टू का साइन आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड को ऐड कराने के बाद इक्वल्स टू का साइन आ गया, फिर राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में, ठीक है, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड कराना है। राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड कराना है, तो पहले इक्वेशन नंबर 1 की राइट हैंड साइड m1a में क्या ऐड कराना है, m2a ऐड कराना है। m1a में क्या ऐड कराना है बेटे, m2a। ठीक है बेटे, तो आपने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड को मैंने यहाँ पे ऐड करा दिया। ठीक है, तो देख लीजिएगा राइट हैंड साइड, ठीक है, m1a में इक्वेशन नंबर 2 की राइट हैंड साइड m2a को ऐड करा दिया। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने ब्लू से जो इक्वेशन लिखी है, ठीक है, ब्लू से जो इक्वेशन लिखी है वो कौन सी इक्वेशन है बेटे, वो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, और राइट हैंड साइड। इसी तरह ग्रीन से जो इक्वेशन लिखी है वो आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कराया, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड कराया। ऐड कराने से आपने देखा कि आपके पास प्लस टी माइनस टी, ये दोनों वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है बेटे, दोनों वैल्यूज़ कैंसिल, क्योंकि दो सिमिलर वैल्यूज़ हैं, माइनस में प्लस में, दोनों क्या हो गई, कैंसिल। कैंसिल होने के बाद जो रिमेनिंग वैल्यूज़ बच जाएंगी वो लिख लेंगे कि भाई m1g माइनस m2g और राइट हैंड साइड पे m1a प्लस m2a। अब इनको सॉल्व करना है और एक्सेलरेशन का रिलेशन आ जाएगा सिंपल तरीके से, ठीक है, सिंपल मेथड से। लेकिन आपने एक चीज़ नोट की, एक्सेलरेशन का रिलेशन ड्राइव कर रहे हैं
टेंशन टी की वैल्यूज टेंशन ऑटोमेटिकली कैंसिल। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन का रिलेशन ड्राइव कर रहे हैं तो इसके अंदर यहाँ पे टेंशन का कोई काम नहीं है, टेंशन का कोई काम नहीं है। जब एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, एक्सेलरेशन का रिलेशन कैलकुलेट करेंगे और ऑटोमेटिकली टेंशन जो है वो यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगी। टेंशन की वैल्यू, टेंशन का एक्सेलरेशन के अंदर कोई काम नहीं। जब टेंशन का रिलेशन ड्राइव कर रहे होंगे तब वहाँ पे एक्सेलरेशन ऑटोमेटिकली एलिमिनेट जो है हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे एक्सेलरेशन का कोई काम नहीं होगा। तो यहाँ पे टेंशन की वैल्यूज़ जो है जैसे ही यहाँ से रिमूव हुई तो कैंसिलेशन के बाद जो रिमेनिंग वैल्यूज़ बच गई वो आपने लिख ली। तो आपने देखा लेफ्ट हैंड साइड पे भी जी सेम है और राइट हैंड साइड पे भी एक वैल्यू सेम है विच इज़ ए। इन दोनों में से जी कॉमन ले लें तो अंदर बच जाएगी वैल्यू m1 माइनस m2। इन दोनों में से ए कॉमन ले लें, अंदर वैल्यू बच जाएगी m1 प्लस m2। एक्सेलरेशन का रिलेशन चाहिए तो m1 प्लस m2 वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके डिवाइड, इधर ला के डिवाइड भी कराएंगे और रिलेशन को पलट के भी लिख देंगे। m1 प्लस m2 नीचे आके डिवाइड होगा, रिलेशन को रेसिप्रोकल करके पलट के भी लिख देंगे। मतलब a इक्वल्स टू, अब ये m1 माइनस m2 है, ठीक है। इसके बाद मैंने g कॉमन लेके लिखा हुआ है, तो बेटे ब्रैकेट के इस तरफ g लिखें, ब्रैकेट के दूसरी तरफ g लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ब्रैकेट के बाहर g होना चाहिए, ठीक है। तो m1 प्लस m2 को नीचे लेके आ रहा हूँ और इस वैल्यू के साथ लिख रहा हूँ। तो ये ज़रा देख लें स्टेप, यहाँ तक आगे आपने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ड्राइव कर लिया, ठीक है बेटा। किस तरह से ड्राइव किया आप लोग देख सकते हैं। सेकंड लास्ट स्टेप, ठीक है, कि यहाँ से a कॉमन लिया, यहाँ से g कॉमन लिया, ठीक है बेटे। g बाहर आ गया तो m1 माइनस m2, यहाँ से a कॉमन लिया तो m1 प्लस m2। m1 प्लस m2 यहाँ पे वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगी, डिवाइड। किससे डिवाइड होगी, इस पूरी वैल्यू से, g m1 माइनस m2। लेकिन डिवाइड कर दिया m1 माइनस m2 से, m1 प्लस m2 वैल्यू नीचे आके डिवाइड हो गई। और g यहाँ पे ब्रैकेट से पहले लिखा हुआ था तो ब्रैकेट के बाद में लिख दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ब्रैकेट के बाहर वैल्यू है, अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होनी है, पहले लिखें बाद में लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फॉर्मूला क्योंकि अरेंज करना था इस वजह से g को आपने जो है वो बाद में लिख दिया, ठीक है। तो m1 प्लस m2 को दूसरी तरफ भेजा, यहाँ पे a रह जाता तो हमने रिलेशन को पलट के लिख दिया, a इक्वल्स टू m1 माइनस m2 इंटू जी डिवाइड बाई m1 प्लस m2। यहाँ तक आके एक्सेलरेशन का रिलेशन ड्राइव हमने कर लिया। आई होप यहाँ तक आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो अब आते हैं किसकी तरफ, टेंशन की तरफ। टेंशन का रिलेशन ड्राइव करने जा रहे हैं तो यहाँ पे लिख देंगे फॉर टेंशन इक्वल्स टू क्वेश्चन। अब टेंशन की बात करेंगे तो बेटे मैंने आपको एक चीज़ बताई कि इन्हीं दोनों इक्वेशंस को यूज़ करना है और एक्सेलरेशन का रिलेशन फाइंड करना है, और इन्हीं दोनों इक्वेशंस को यूज़ करना है और टेंशन का रिलेशन ड्राइव करना है। जब इन दोनों को हमने ऐड कराया तो एक्सेलरेशन का रिलेशन आ गया। अब इन दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे, तो सब क्या कहते हैं, जैसे ऐड करा के एक्सेलरेशन का रिलेशन ड्राइव किया तो अब सब्ट्रैक्ट करा के टेंशन, नहीं बेटे सब्ट्रैक्ट करा के टेंशन का रिलेशन ड्राइव नहीं कर सकते। अब क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कराना है। इन दोनों इक्वेशंस को हमने डिवाइड कराना है और टेंशन का रिलेशन जो है वो ड्राइव करना है, ठीक है बेटे। डिवाइड किस तरह से कराएंगे ज़रा देख लीजिएगा, बाय डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड करा रहे हैं किससे, 2 से। इक्वेशन नंबर 1 को 2 से जो है वो आपने क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 को 2 से डिवाइड करना है। तो जब दोनों को डिवाइड करते हैं, डिवीजन का रूल क्या है कि जिस तरह से हमने ऐड कराया था लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में, इसी तरह डिवाइड भी कराएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से डिवाइड कराएंगे, ठीक है बेटे। ये मैंने मेन डिवाइड का साइन बना लिया, ठीक है। अच्छा, हमने यहाँ पे लिखा है कि 1 को 2 से डिवाइड कराने, लेकिन अगर हम यहाँ पे इस तरह से अरेंज कर दें तो आपका सॉल्यूशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। 1 को 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, 2/1 कर दिया कि अब मैं 2 को
डिवाइड कराऊंगा, किससे, 1 से डिवाइड कराऊंगा, ताकि जो है वो सॉल्यूशन जो है वो और सिंप्लीफाई हो जाए, आसान हो जाए। ठीक है, तो 1 को 2 से नहीं करा सकते, बिल्कुल 1 को 2 से कराएं या 2 को 1 से कराएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बेटे। ठीक है भाई, एक आध स्टेप जो है वो बढ़ सकता है, अदरवाइज़ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब 2 को 1 से कराने जा रहे हैं तो किस तरह से होगा, तो इक्वेशन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड को आपस में करना है और राइट हैंड साइड को आपस में। तो इक्वेशन नंबर 2 की जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, t माइनस m2g, और राइट हैंड साइड क्या है, m2 है। तो इक्वेशन नंबर 2 को मैंने ऊपर लिख लिया, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में। और इक्वेशन नंबर आप देख सकते हैं जो 1 है, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड m1g माइनस टी और m1 है। तो यहाँ पे 2 को 1 से हमने डिवाइड करा रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के नीचे रखा और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के नीचे लिखा। ठीक है बेटे, यहाँ तक तो कोई एतराज़, कोई कन्फ्यूजन, क्लियर। डिवाइड कराने जा रहे हैं। अब अक्सर बच्चे ये कहते हैं कि टी से टी कैंसिल, नहीं बेटा, टी से टी कैंसिल नहीं हो सकता। इस वजह से नहीं हो सकता, वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हैं। जब वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हैं तो ऊपर डिवाइड में देखें, ऊपर 2 वैल्यूज़ आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही है, नीचे भी सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। तो डिवीजन में अगर कोई वैल्यू ऊपर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट या ऐड हो रही होती है तो हम कैंसिल उसको नहीं कर सकते। हाँ, अगर वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उनको कैंसिल कर सकते हैं। जैसे m1a डिवाइड हो रहा है m2a डिवाइड हो रहा है m1a से, तो दोनों वैल्यूज़ ऊपर आपस में 2 वैल्यूज़ से मल्टीप्लाई हो रही है, नीचे भी 2 वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही है, लेकिन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एक वैल्यू सेम है, क्या, a। तो a से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमने एक चीज़ नोट की, टेंशन का रिलेशन ड्राइव कर रहे हैं, एक्सेलेरेशन को कोई काम नहीं, खुद ही एलिमिनेट हो गया। एक्सेलेरेशन जैसे ही हमने डिवाइड किया तो एक्सेलेरेशन जो है वो यहाँ पे क्या हो गया, कैंसिल। तो अब जो रिमेनिंग वैल्यूज़ बच जाएंगी। अब यहाँ पे क्या बचा बेटे, ज़रा देखिएगा, m1 यहाँ पे, ऊपर क्या बचा, m2, नीचे m1। क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे कराएंगे कि m1 नीचे डिवाइड हो रहा है तो ऊपर आके इस पूरी वैल्यू से t माइनस m2 से, t माइनस m2g से मल्टीप्लाई, m1g माइनस टी नीचे वैल्यू बेटे डिवाइड हो रही है, ये दूसरी तरफ जाके किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ पे m2 बचा m2 से। ये स्टेप ज़रा देखें, m1 दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं, m1 को किससे मल्टीप्लाई करा रहे हैं, t माइनस m2g से। m1 को दूसरी तरफ आप लोग देख सकते हैं, मैं m1 को ले गया, t माइनस m2g से मैंने मल्टीप्लाई करा दिया। इसी तरह m1 माइनस जी, m1g माइनस टी, ये जो वैल्यू है m1g माइनस टी, इसको लेके जाएंगे ऊपर, m2 से मल्टीप्लाई कराएंगे। आप लोग देख सकते हैं m1g माइनस टी को मैं m2 से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे m1 को मैं इधर लेके आया, t माइनस m2g से मल्टीप्लाई कराया, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लिकेशन है। m1g माइनस टी को उधर लेके गया, m2 जो बचा था इसके साथ ब्रैकेट में लिख लिया, इसका मतलब अपना मल्टीप्लाई कराना है। अब यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है कि भाई ये जो ब्रैकेट के बाहर m1 है इसको t से ही मल्टीप्लाई कराना है, इस m1 को m2g से भी, इस m2 को m1g से भी, और इस m2 को t से जो है मल्टीप्लाई कराना है। मतलब ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू ब्रैकेट के अंदर, दोनों वैल्यू से बारी बारी क्या होंगी, मल्टीप्लाई किस तरह से होंगी ज़रा देख के मल्टीप्लाई कराते हैं और मल्टीप्लाई करा के हम सॉल्व करके लिख लेंगे और ये आपके पास आंसर आ जाएगा फाइनल। तो देख लीजिएगा बेटे कि जब m1 को t से मल्टीप्लाई कराएंगे, m1 को t से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, m1t। ठीक है, इसी तरह प्लस माइनस माइनस, बीच में माइनस का साइन, m1 को m2g से मल्टीप्लाई कराएंगे तो m1 को जब m2g से मल्टीप्लाई कराएंगे तो अक्सर बच्चे क्या m3g हो जाएगा। नहीं बेटे, ये तो अलग अलग, ये बॉडी A का मास है, बॉडी B का मास है, अलग अलग मासेस है ना, ऐड कैसे हो सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे हो सकती है। तो m1 को जब m2g से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ज़रा देखें, माइनस का साइन एज इट इज़, आपने देखा मैंने क्या लिखा, m1 m2g, कि m1 को जब m2g से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वैल्यू क्या बन जाएगी, m1 m2g। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, माइनस का साइन एज इट इज़ आ गया, इक्वल्स टू का साइन एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है बेटी, उसके बाद m2 को अब मल्टीप्लाई कराना है, m2 को m1g से मल्टीप्लाई करेंगे, m2 m1g, लेकिन अरेंज करके लिख लेंगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन है ना तो अरेंज करके लिख लेंगे। तो m2 को जब m1g से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, m2 m1g आना चाहिए था, मैंने अरेंज करके लिख लिया। क्या लिखा बेटे, m1 m2g। ठीक है, फिर प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, m2 को t से मल्टीप्लाई कराएंगे
m2 को t से मल्टीप्लाई कराया, m2 को t से मल्टीप्लाई कराया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या आ गई वैल्यू m2t। तो ये स्टेप आपने क्या करा है, सिर्फ वैल्यूज़ को ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यूज़ को अंदर वाली वैल्यू से, m1 को t से m1t, m1 को m2g से m1 m2g, m2 को m1g से तो अरेंज करके लिख लिया m1 m2g, ठीक है। फिर m2 को t से तो m2t प्लस माइनस माइनस, उससे पहले आपके पास यहाँ पे माइनस आ गया, ठीक है बेटे। ये स्टेप क्लियर है। क्या करने जा रहे हैं, टेंशन का रिलेशन ड्राइव करने जा रहे हैं। जब टेंशन का रिलेशन ड्राइव करने जा रहे हैं तो आपने क्या करना है, तो टेंशन के रिलेशन के लिए टेंशन की वैल्यू को अलग कर लेंगे, ठीक है बेटे। तो टेंशन का रिलेशन ड्राइव करने के लिए टेंशन की वैल्यू को अलग किस तरह से करेंगे ज़रा देखिएगा। टेंशन की वैल्यूज़ को एक तरफ कर लें, बाकी वैल्यूज़ को एक तरफ, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है m1t पहले से, तो m2t जो दूसरी तरफ माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा। m1t पहले से लिखा हुआ है, m2t माइनस में इधर आके बेटे m2t प्लस हो जाएगा। m1 m2g पहले से वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है। ये वाला m1 m2g माइनस में दूसरी तरफ भेज देंगे, ठीक है। टी टेंशन वाली वैल्यूज एक तरफ आ गई, ठीक है, और m1 m2g को दूसरी तरफ कर लेंगे, बाकी वैल्यूज़ को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो m1t पहले से था, m2t को इधर ले आए, ठीक है, वहाँ पे नेगेटिव था, इधर आके क्या हो गया पॉजिटिव, ठीक है। वहाँ पे पहले से m1 m2g, ठीक है, ये वाला m1 m2g नेगेटिव है, इसको जब दूसरी तरफ भेजेंगे उधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव m1 m2g, पॉजिटिव m1 m2g। तो आपने देखा लेफ्ट हैंड साइड पे m1t प्लस m2t, राइट हैंड साइड पे m1 m2g प्लस m1 m2g। तो इन दोनों में से m1t प्लस m2t में से तो आप देख सकते हैं t सेम है, तो t को कॉमन ले लें तो अंदर बच जाएगा m1 प्लस m2। और राइट हैंड साइड पे दो एक जैसी वैल्यूज़ हैं, m1 m2g प्लस m1 m2g ऐड हो रही हैं, तो ऐड करा दें, क्या हो जाएगा 2m1 m2g, ठीक है बेटे। दोनों को ऐड करा है, जिस तरह x प्लस x 2x, a प्लस a 2a, इसी तरह m1 m2g प्लस m1 m2g क्या वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 2m1 m2g, ठीक है बेटे। यहाँ से क्या करा, t को कॉमन ले लिया, अंदर बचा था m1 प्लस m2, तो t जो है वो m1 प्लस m2 से वैल्यू क्या हो रही है मल्टीप्लाई, तब t m1 प्लस m2 से वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, इसको दूसरी तरफ भेज के क्या करा देंगे डिवाइड करा देंगे, ठीक है बेटे। तो टेंशन का रिलेशन चाहिए, तो m1 प्लस m2 की वैल्यू यहाँ पे t से मल्टीप्लाई हो रही है, उसको दूसरी तरफ भेज के 2m1 m2g से मल्टीप्लाई कराएंगे, डिवाइड करा देंगे, वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी तरफ जाके इस वैल्यू से डिवाइड हो जाएगी। तो ज़रा देखिएगा नेक्स्ट स्टेप, राइट साइड पे क्या लिखा हुआ है 2m1 m2g, m1 प्लस m2 वैल्यू नीचे जाके डिवाइड हो रही है, तो m1 प्लस m2 वैल्यू नीचे आके डिवाइड हो गई, और ये आपने टेंशन का रिलेशन ड्राइव कर लिया, और यहाँ तक आके पूरे डेरिवेशन मतलब केस 1 आपका सॉल्व हो गया, ठीक है बेटे। तो केस 1 में क्या काम करना था, ड्राइव द रिलेशन ऑफ एन एक्सेलरेशन एंड टेंशन। एक्सेलरेशन और टेंशन के रिलेशन ड्राइव करने थे, पहले आपने फर्स्ट स्टेप दोबारा देखिएगा, बॉडी ए कंसिडर की, उससे एक इक्वेशन बनाई, फिर बॉडी बी को कंसिडर किया, उससे एक इक्वेशन बनाई, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड कराया, तो आपके पास क्या आ गया, किसका रिलेशन, एक्सेलरेशन। फिर आपस में आपने इन्हीं दोनों इक्वेशन को डिवाइड कराया, तो आपके पास जो है वो टेंशन का रिलेशन आ गया, ठीक है बेटे। तो यहाँ तक आके केस 1 का टॉपिक कंप्लीट हो गया, और यहाँ पे हम क्लास को एंड करेंगे। केस 2 इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है वो हम सॉल्व करेंगे। और अगर कोई कन्फ्यूजन हो इस केस में, इस डेरिवेशन में, तो बेटे कम टू द चैट बॉक्स, कमेंट बॉक्स, ठीक है, कमेंट कर सकते हैं, चैट बॉक्स में आके लिखें, तो इंशाल्लाह आई विल गिव योर आंसर्स, ठीक है, एंड आई विल रिजॉल्व योर क्यूरीज। तो बस क्लास में आप एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।